प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिनों में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। शिवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में चुनाव है, इसलिए सौगातों की भी बहार है। लगातार पीएम मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने एक बड़ा रोड शो किया। उससे पहले काराकट के विक्रमगंज में कार्यक्रम किया था और 47,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी थी। विक्रमगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, जो कि काराकाट लोकसभा सीट में आता है। भोजपुरी बेल्ट में 3 हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली हो रही है। यानी बीजेपी ने बिहार में आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के फोकस में भोजपुरी बेल्ट है, जहां आरजेडी का दबदबा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। सुनिए प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। बिहार के लोगों के समझने के लिए है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। कमाल है, अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार का विकास करते हैं तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है, और यदि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बिहार का विकास करती है तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है। तो प्रश्न उठता है कि तेजस्वी यादव खुश रहें, उसके लिए एनडीए काम नहीं करेगा। एनडीए और एनडीए की सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। तो आपने बीजेपी सांसद को सुना, जो कह रहे थे कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार की जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 11 सवालों की एक फहरिस्त जारी कर दी और इस पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार को लेकर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ेंगे। हमारे साथ उत्पल बल्लभ, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ महेश दा, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रंजन सिंह, प्रवक्ता हैं एलजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे सवाल जो है वो खड़े करने शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक सवालों की एक लंबी जो फहरिस्त है वो तेजस्वी यादव ने जारी कर दी है और इस पूरे मिशन बिहार को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के विषय में अगर कहा जाए तो ये कहना लाजमी होगा कि देश पर मर मिटने की रवानी है। सिर्फ मोदी सिर्फ नाम नहीं, बल्कि बिहार की कहानी है। सिवान की सड़कें दे रही हैं प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे चीजों को समझने की आवश्यकता यह है कि निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो जब भी मोदी जी का बिहार दौरा होता है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके उनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होना लाजमी भी है, क्योंकि उन्होंने कभी विकास की विचारधारा से प्रेरित अपने आप को कभी किया नहीं, बिहार को कभी चलाया नहीं। लेकिन जो विकास दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जब लोकतंत्र के मंदिर में जब जाएंगे तो लिटमस टेस्ट में पास करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है। देखिए, आज का उनका जो दौरा है बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक दौरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 महीने में चौथी बार आज बिहार की पावन धरती पे आ रहे हैं। और क्या खास है हमारे लिए, ये जानना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पटना से गोरखपुर के लिए जो बिहार यूपी को जो जोड़ने वाली एक ट्रेन देने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 600 के आसपास यात्री सफर करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। दूसरी, 10,000 प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तीसरी बात करें तो इस पंडाल में मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए 4 लाख लोगों को आने और रुकने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, अगर देखा जाए आगे तो 51 हजार परिवारों को पीएम
आवास शहरी योजना के तहत तो पैसे निर्गत करने के निर्गत करेंगे और बिहार में जो सबसे बड़ी बात है, जो बिहार को एक कारखाने के नाम से नहीं जाना जाता था, आज आपको गर्व होगा कि बिहार में एक ट्रेन, लोकोमोटिव ट्रेन, जो बिहार के राहुल आनंद जी, बड़ौदा जो आप कह रहे हैं कि 4 लाख लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जो 11 सवाल उठाए हैं, उनमें से 11वां सवाल यही है कि इस प्रचंड गर्मी में इतने सारे लोगों को, कई जिले के कर्मचारियों को एनडीए के जो लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का सवाल है, 11वां सवाल है। मेरे पास पूरे 11 सवाल है, लेकिन एक एक करके मैं आऊंगा। हाँ, तेजस्वी यादव जी का जो 11वां सवाल है ना, तो उनका मैं अगर उत्तर दूं तो यही देना होगा कि धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। बिहार की धरती में जब आज नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, तो आज मौसम भी साथ दे रहा है। यानी कि आज यहाँ मानसून की जो बौछार हो रही है, बरसात के बावजूद भी वहां लोग आ रहे हैं। ये भीड़ देखने में शायद तेजस्वी यादव जी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी कल तक यात्रा पे ही थे और बिहार के मौसम का आनंद और लुत्फ उठा रहे थे, गाड़ी रोककर नाश्ता और खाना खाते थे सड़कों पे। तो निश्चित तौर पे आपको बता दूं, बिहार का मौसम बड़ा ही सुहावना है और खुद इंद्रदेव ही नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो फिर क्या कहना है। क्या कहना है। ठीक है, हमारे साथ रंजन सिंह जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रंजन जी, आपका भी बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। तेजस्वी यादव की जो 11 सवाल है ना, उसमें से एक छठा सवाल है जिस पर जवाब मुझे आपसे लेना है। उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को भी लेकर कुछ कहेंगे क्या? रंजन जी, अनम्यूट करिएगा ना। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी बिहार किसी का स्वास्थ्य देखने नहीं आते हैं। वो भ्रष्टाचारियों के डॉक्टर हैं। वो ऐसे लोगों के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को इस्तेमाल करके अचूक संपत्ति के मालिक बने। दूसरा, वो विकास के डॉक्टर हैं। वो बिहार को डेवलपमेंट की राह पर ले जाने के लिए आ रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है कि जब तक विकसित बिहार नहीं बनेगा, तब तक 2047 में विकसित भारत का कल्पना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। अब इस सपनों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहे हैं और आते आगे भी रहेंगे। जब तक विकसित बिहार नहीं बन जाता है, तब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होगा। अब आज के डेट में स्थिति ये नहीं है देखने की कि किसका स्वास्थ्य अच्छा है या किसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। स्वास्थ्य उन व्यक्ति से तो बेहद अच्छा है जो लोकतंत्र के भगवान को चरणों में रखकर अपने आप को लोकतंत्र के राजा बनने की कल्पना की ओर बढ़ रहे हैं। मन में जो मलाई, सत्ता के मलाई की जो लड्डू फूट रही है, तो उन लोगों से स्वास्थ्य तो जरूर बेहतर है। आज जिस तरीके का व्यवस्था और जिस तरीके का बात हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, उनको बात करना चाहिए विकास के, बात करना चाहिए राष्ट्रवाद का, बात करना चाहिए युवा सोच का। तो उनको तो पीओके और एलओसी में फर्क नहीं नजर आता नहीं, क्या बात कर रहे हैं। 11 जो सवाल हैं तेजस्वी यादव के, उनमें से जो 5वां सवाल है वो उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया है। नहीं, रोजगार और बेरोजगार के मुद्दे को वो उठाने की नैतिक जिम्मेदारी तो 1990 से 2005 तक हो चुके हैं। जब 90 से 2005 तक उनको बिहार की जनता ने मौका दिया, तो उन्होंने तो अपहरण उद्योग लगाने का काम किया। उन्होंने तो जिस तरीके का व्यवस्था यहाँ पर लाने का काम किया, जिससे पूरा 14 करोड़ अव्यवस्थित हो गए। आज जिस तरीके का व्यवस्था वो फिर से पुनः लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी 90 से लेकर 2005 का खौफ लोगों के मन से गया नहीं है। अगर भाई आप समझिएगा कि आपके मीडिया हाउस में भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, उनसे पूछिए कि 90 और उस बीच में पलायन वो किस वजह से किए थे। तो जो आज इन्वेस्टर के लिए बिहार अगर सुयोग्य जगह नहीं माना जाता है, आज भी उस दंश से निकल नहीं रहा है, तो कॉर्पोरेट हाउस में रोजगार, आपको पता है भाई कि
रंजन जी, सरकार- पलायन अभी से हो जी, रहा जी। है क्या? पलायन बिहार में अभी से हो रहा है क्या? 1917 जिम्मेदार में भी कौन भिखारी है? ठाकुर जी की एक नाटक था विदेशिया, जी उसको अगर जी। आपने पढ़ा होगा, उसके चित्रण को आपने पढ़ा होगा, तो जो विस्थापन का दर्द है और जो विस्थापन का दंश है, उससे बेहतरीन लेख मैंने आज तक पढ़ा नहीं। नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि पलायन हमारे यहाँ का यथार्थ सच्चाई है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी विभिन्न मंचों पर बोलते भी रहे हैं, आपने भी कवर कई बार किया है कि पलायन बिहार की सच्चाई है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसको मिली? ये पलायन प्रदेश, मजदूर प्रदेश किसने बनाया? ये आज बिहार को 30 फीट नीचे गड्ढा में आप डाल दिए। आज एनडीए की सरकार ने उर्वरक बनाया है, एक उपजाऊ भूमि बनाकर अगर बिहार को बिहार के विकसित बिहार की ओर ले जाने के संकल्प के साथ अगर काम कर रही है, तो इसमें जिम्मेदारी तो तय होगी सर, सबको होगी। युवा जितने बिहार की जनता है या देश की जनता है वो तो देख रहे हैं ना कि बिहार में तो रोजगार का तो छोड़ दीजिए, लोग जिंदा रह पाएगा कि अरे नहीं, ठीक है रंजन जी, इसकी- सुनिए ना, इसका भी नहीं हो अरे पाता। सुन लीजिए, जी। उत्पल बल्लभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। चिराग बाबू लड़ रहे हैं कि नहीं इस बार चुनाव विधानसभा का? हम लोग तो कह रहे हैं बिहार एकदम 14 मुख्यमंत्री करोड़ पद का लोग चेहरा कह रहे हैं होंगे कि क्या? मुख्यमंत्री पद का चेहरा हमारे एनडीए में नीतीश कुमार जी ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की एक मजबूत भूमिका जरूर रहेगी, जिससे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बल मिलेगा। ठीक है, चलिए उत्पल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, तेजस्वी यादव के 11 सवाल, रिएक्शन आपका। उत्पल जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जी 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 प्लीज। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए वो क्या करेंगे, बिहार के लिए उनका क्या विजन है और बिहार को वो क्या देंगे, ये बात बिहारियों को जानना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जब वो कभी भी जब बिहार आते हैं तो वो जितना बात जो गैर मुद्दा की बात है, जो बिहार के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो मुद्दा की बात नहीं है, जैसे वो पहले जब आते थे, जब प्रारंभ में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बोले कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। तो हम लोग तो कहते हैं कि कोई नई बात आप मत कीजिए, जो आप 14 से लेके अभी तक जितना आप बिहार के लोगों को बोले हैं सिर्फ वही पे आप बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 2 करोड़ नौकरियां के हिसाब से आज 11 वर्ष आप सत्ता शासन में रहे, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो 22 करोड़ नौकरियां में से बिहार के लोगों को तो अभी तक दो बिहार के नौजवानों को नौकरी करनी चाहिए थी। तो सिर्फ आप अपनी बात पे बात कर लीजिए। वो बोले कि 22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि बिहार भी कृषि प्रधान स्टेट है और इसमें जो रोजगार तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिकरण हुआ नहीं, तो ज्यादातर लोगों का जीविका उपार्जन जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो किसानों के जो आय दोगुना करने की बात की है उस पर ये बात कर ले, और लॉ एंड ऑर्डर कर ले, ये दलितों पे अत्याचार की कर ले, बलात्कार और महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी बात है जो बिहार की जनता इससे दिल से जानना चाहती है कि इस पर वो क्या कहेंगे, इस पर वो बात करें। हम लोग चाहते हैं कि इस पर वो बात करें। वो बोलते थे कि बिहार में जब 14 में चुनाव जीतेंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल स्टार्ट कराएंगे और उसी चीनी मिल की बनी चीनी से चाय पिएंगे। तो वो कब मोतिहारी की चीनी से चाय पिएंगे और बिहारियों को भी वहां की चीनी का स्वाद चखाएंगे, हम लोग यही पूछना चाहते हैं। ठीक है महेश जी, कई सारे सवाल जो है उत्पल जी ने खड़े किए हैं, जरा उनका जवाब दे दीजिए। महेश दास जी, जेडीयू प्रवक्ता, स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल आनंद जी जवाब दीजिएगा उत्पल जी की बात का। देखिए मेरे दोस्त, उत्पल जी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि इन लोगों की जो पॉकेट स्टनरी है वो कभी अपडेट नहीं हो पाती है। कैसे नहीं अपडेट हो पाती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2014 से जिस बातों को लेकर चले आ रहे हैं, आज तीसरा युग शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अगर हम बात करें तो, लेकिन आज भी वो पिछले युग की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप आपको भी लोग वो तो पिछले चीजों युग पे की नहीं जाता बातें हूं। करते हैं। लालू यादव जी का टेन्योर कब का खत्म हो गया? 21 साल हो गया आप लोग को सत्ता में, आप भी जंगल राज की बात करते हैं। ये भी बोलिए ना, पूरी बात बोलिए तब। अंतर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए वो बातों को कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने कितने रोजगार की बातें की, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया।
फिलहाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो बिल्कुल सटीक है। इसकी आप R&D भी कर सकते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पे ही मैं अपनी चीजों को पार्टी के सामने और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो निवेश की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल निर्माण की अगर हम बात कर लें तो लगभग 54,713.11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो लगभग 13,820 करोड़ दिए गए हैं। यही नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे अंश की तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात कर लें तो 21,476 करोड़, ऊर्जा की बात करें तो 16,130 करोड़, रेलवे की बात करें तो 8,870 करोड़, कौशल विकास की बात करें तो 1,550 करोड़, कृषि की बात करें तो लगभग अगर हम बात करें तो 3,094 करोड़। राहुल जी, शिक्षा की बात राहुल करें, जी सुनिए ना, ये आंकड़ों में मत उलझाइए। हम बड़ा नहीं तो सीधे मैं आ रहा आदमी हूं। हैं, हमें समझ में ये देखिए, मैं आता आ है रहा कि हूं। आम आंकड़ों आदमी के की बाद- जेब में क्या जा रहा है। जी, उत्पल जी बिल्कुल, मेरी बात से बिल्कुल। एग्री करेंगे। आम आदमी को क्या मिल रहा है वो बताइए, कितने करोड़ की जी, परियोजनाएं हैं वो मत बताइए आप। बिल्कुल, रुक जाइए उत्पल वही जी, आ- सुन देखिए, लीजिए, राहुल जी ये- को सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका दूंगा। सुन ये- लीजिए राहुल जी को। ये हाँ। सारे चीजों को बताने के बाद अब आपको आम आदमी के लिए बात करते हैं। अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो आपने इतिहास के पन्ने की बात की कि जब आप बीते हुए कार्यकाल की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि उस बीते हुए कार्यकाल में आरजेडी का बजट अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़ का था पूरे बिहार का, आज 3,17,000 करोड़ का है। और आम आदमी को क्या फायदा है? आम आदमी को शिक्षा का फायदा है, आम आदमी को देखा जाए तो सड़क का फायदा है, आम आदमी को देखा जाए तो ऊर्जा का फायदा है, आम आदमी के लिए देखा जाए तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की फायदा है, आम आदमी के लिए देखा जाए तो उत्तम व्यवस्था, जो लाइफ को जीने की बातें हम करते हैं। जब इनका शासनकाल था तो लगभग 6,000 आम आदमी का जीवन का एक निकलता था कि प्रति व्यक्ति आए, लेकिन आज वही देखा जाए तो 58,000 के आसपास है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह कम है, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ यह जानने की जरूरत है। ठीक मैं है, आपको ठीक है। बता दूं- परिवर्तन की फेहरिस्त राहुल जी ने गिनवा दी। उत्पल जी जवाब दीजिएगा, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनवा दी है। राहुल जी धैर्य के साथ सुनेंगे। राहुल जी आप धैर्य के साथ सुनिए, जो जो सवाल उठाए थे उसी पर जवाब देगा की तरह। आप कह रहे हैं बजट की बात, तो लालू जी जब सरकार संभाले तो 5 करोड़ से बजट वहां पेश हुआ और जब वापसी थी वो 2400 कुछ, लेकिन मैं गलत हूं तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये 3,17,000 ये 20 वर्ष में आप सिर्फ 11 कुछ बजट का आकार बढ़ा। यानी इसका मतलब है कि हमारे समय में 13 दिन वो 20 साल में 11 कुछ गुना। तो वहां में हम बजट बिहार की जनता को मत बुझाइए। शिक्षा की बात तो वो आगे दिन आपको पता चलेगा। स्वास्थ्य में तो देखिए कि आप मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से रेफर उत्पल जी आपके दिक्कत थोड़ी सी ऑडियो में आ रही है, कट के आ रही है, तो सुनाई भी नहीं दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। एक बार चेक करवा लेते हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा महेश दास जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं रंजीत कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। कई सारी उपलब्धियां, राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कई सारी उपलब्धियां गिना डाली, उतनी तो अब मुझे भी याद नहीं है। आपको कितनी याद है, कितनी हुई है, जरा वो बता दीजिए। आशीष जी, बिहार में इन लोगों की 20 वर्षों से सरकार है और उस 20 वर्षों में राहुल आनंद जी को पूछ लीजिए कि क्या इस डबल इंजन की सरकार जिसे ये कहते हैं एक भी उद्योग बिहार में लगा पाई, और अगर नहीं लगा पाई तो ठीक है, इन्हें कौन रुकिएगा रोकता था? रुकिएगा रंजीत जी। राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी और रंजीत जी को स्क्रीन पर लेकर आ जाए। राहुल जी कट टू कट जवाब दीजिएगा। राहुल जी प्रश्न हो जाने दीजिए। नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए कि आपने कितने उद्योग को लेकर काम किया है। सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए ना। उनका सवाल बड़ा सीधा सा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बातें उद्योगों को लेकर कर रहे हैं, तो आज बिहार का अगर आर्थिक विकास दर देखा जाए तो लगभग 14.45%। ए राहुल जी, डेटा पे बात मत करिए ना, सीधा सवाल था उद्योग के लिए क्या किया, उस पर जवाब दीजिए। वहीं आ रहा हूं। हाँ। अडानी समूह, सुनिए आशीष जी, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे और सुन इस लीजिए, तरह का सुन मैं लीजिए। 4-5 प्रश्न बता- रंजीत जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सवाल पूछा है तो जवाब सुन लीजिए। 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सुनिए तो सही। अंबुजा कोका कोला अपनी बॉटलिंग की क्षमता का विस्तार कर रही है बिहार में। ब्रिटानिया राज्य सरकार के जमीन लेकर 700 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की इच्छा जताई
बचत आई है, आईटी कंपनियां। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तुरंत कहा आपसे कि बिहार के मरौरा में, जहां पे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है, जो बिहार की धरती से भेजा जाएगा विदेश की धरती को। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। आज अगर विकास दर की बात करें बिहार की, तो हमारा विकास दर बिहार का लगभग डबल डिजिट में है। तो ये आने ठीक है रंजीत कुमार जी, जवाब दीजिएगा। महेश जी के पास जाऊंगा, मैं आता हूं, उत्पल जी आपके पास आता हूं, रंजीत जी से जवाब ले लें। आशीष जी, ऐसा है कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे दरभंगा, तो जिस भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ था, वहां वो बोल के गए कि वहां हमने एम्स चालू कर दिया, देखिए कैसे इलाज होता है। तो प्रधानमंत्री जी को भी ये आइडिया नहीं रहता है कि किस जगह पे भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ और वहां वो एम्स की स्थापना कर देते हैं। तो कागजी शेर हैं ये लोग, इसी तरह से बिना काम किए आपको बताते रहेंगे कि ये कर दिया। ठीक है, इसका जवाब महेश दास जी से ले लेते हैं। महेश दास जी, आरोप आपके ऊपर है कि आप लोग कागजी शेर हैं, ऐसा है क्या? महेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। कि ये जिस एम्स की बात कर रहे हैं, उसका भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है। इनको शायद जानकारी नहीं है, तो इनको पूरा कर लेना चाहिए। और जिस तरह से ये रोजगार पे बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं बिहार में, तो जंगल राज स्थापित करने वाले लोग कौन हैं? किनके समय में यहाँ से जो भी कल कारखाना थी वो भाग के चले गए, किनके दंश में भागे यहाँ से? ये भी इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ठीक है। और कांग्रेस, अरे 20 साल में क्या किए महेश दास जी, वो बताइए ना। वो दौर बीत गया, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, उसका बताइए। जी वही बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था, ठीक है, उसमें 1.82 करोड़ का MOU साइन हुआ है। उसके बाद इथेनॉल का फैक्ट्री यहाँ लगाया जा रहा है। तो आप समझिए कि हम लोगों ने जिस बिहार को हम लोग को मिला था, उस बिहार को निकालने के लिए आप जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई इंडस्ट्री क्यों आएगा? आप उसको जो उसका मूलभूत जरूरी सुविधाएं होती है, अगर वो आप नहीं दे पाएंगे तो आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं आएगा। इन लोगों ने जिस तरह से बिहार को गड्ढे में धकेल दिया था, उस बिहार को गड्ढे से निकाल कर रफ्तार लाने के लिए भी समय लगता है। आशीष जी, ठीक है, उत्पल जी जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया था, गड्ढे से निकालने में समय तो लगता है, महेश दास जी कह रहे हैं। जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन गड्ढे में आप लोगों ने ढकेल दिया था क्या? महेश दास जी आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो गड्ढा था, उस गड्ढा को प्लेन और समतल किया गया, जिससे नीतीश कुमार अपनी रफ्तार को भरे हैं। ये लालू जी और राहुल जी की सरकार में हुई है। मैं पिछले बार जो बता रहा था, राहुल जी जो झूठ आंकड़ा पेश करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग सत्ता संभाले, जब लालू जी पहली बजट पेश किए, तो 1805 करोड़ से शुरू करके, और राहुल जी जो अंतिम बजट पेश किए, वो सत्ता वो था, वो भी कुछ करोड़ था। तो यहाँ 15 साल में 13 गुना बजट का आकार बढ़ा, और 20 साल में ये लोग 11 दशमलव कुछ। तो वहां हम लोगों की रफ्तार और इनकी रफ्तार काफी पीछे है, 20 साल में 11 गुना। रही बात जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो NTPC लगे, वो सारे NTPC 14 के पहले लगे थे। चाहे वो कांटी थर्मल पावर हो, चाहे वो बाढ़ थर्मल पावर हो, चाहे वो नबीनगर हो, चाहे जो हाल फिलहाल में उसकी एक यूनिट शुरू करने आए थे औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी, वो भी पहले से लगी हुई है। तो ये कुछ किए नहीं उसमें, बल्कि उसी के अंश पर और सस्ती दर में उन यूनिट से बिजली खरीदकर और प्राइवेट प्लेयर से सस्ती दर में बिजली खरीदकर और बिहार के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली पेश करते हैं। ये रंजन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। कर रही है और बिजली में सुधार की बात रंजन सिंह जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक बार सुन लेते हैं रंजन सिंह जी को भी। जी आशीष भाई, अरे वो कह रहे हैं बिजली बहुत महंगी हो गई है बिहार में, और आप कहते हैं आइए ना हमारे बिहार में। ऐसा हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही आपकी। एक मिनट सर, एक मिनट। एक टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए हैं क्या आप लोग? नहीं सर, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास, तब तक मैं राहुल जी के पास चला जाता हूं। राहुल जी कह रहे हैं बिजली महंगी हो गई, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों के साथ, जब हम लोगों को आधुनिक तौर पे मजबूत करते हैं, और जब
फैसिलिटी देते हैं तो निश्चित तौर पे चीजों की थोड़ी सी डिमांड पॉलिसी जरूर बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें आपके झारखंड से, फिर भी देखें अगर हम पश्चिम बंगाल से, तो हमारा बिजली का जो बिल है वो बिल्कुल सीमित है। देखिए आज जब हम गांव में भी जाते हैं तो हम जब स्मार्ट मीटर का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस बिहार की कल्पना कर रहे हैं वो बिहार आज इनसे काफी आगे निकल चुका है। देखिए निश्चित तौर पे ये बिजली को लेकर जो चीजें ये करते हैं, इनके शासनकाल में तो बिजली मात्र पटना जैसे शहर में मुझे याद है, मैं उसमें छोटा था, उस समय बिहार के राज्यपाल हुए करते थे बूटा सिंह, शायद आप इस नहीं रहे इस दुनिया में, वो बिहार के राज्यपाल थे और बिजली नहीं हुआ करती थी और घर घर जनरेटर और इन्वर्टर लोगों को खरीदना पड़ गया था क्योंकि उस समय अरे मैं आपको बताता हूं उस समय क्या होता था। उस समय चूंकि हमारे एक रिलेटिव वहां रहते हैं, मैं जाया करता था, वहां जनरेटर का कनेक्शन दिया जाता था। जो लोग जनरेटर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, घरों में वहां पर जनरेटर का कनेक्शन दिया जाता था और 100 रुपए में चाहे आप पंखा चला लीजिए चाहे बल्ब जला लीजिए, ये उस समय का रेट था। आगे बोलिएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तरह की वो परिस्थिति थी। अब उस परिस्थिति का अगर हम बात करें तो उससे अगर बिहार बढ़ा है तो निश्चित तौर पे क्या वो दोबारा उस बिहार के पीछे कोई जाना चाहेगा? कभी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिजली की आज लगभग गांवों में उपलब्धता की अगर हम बात करें तो लगभग 23 घंटा के आसपास है, 23 से 24 घंटा है। शहर की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और एक सबसे बड़ी बात है, जब बिजली की डिमांड बढ़ती है आपके राज्य में तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियां हैं वो रन कर रही है, तभी डिमांड बढ़ रहे हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखना समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच चुके हैं। मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कई सारी परियोजनाओं की जो सौगात है वो आज देंगे बिहार को। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीर परिचित अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए। ज्यादातर लोगों के हाथों में तिरंगा है और ये देखिए फूलों की जो बारिश हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंजीत कुमार जी, इस पर एक रिएक्शन आप दे दीजिएगा। तस्वीरों तो देख रहे होंगे आप भी। आशीष जी, आवाज जा रही है मेरी? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए मोदी जी को बिहार की याद तभी आती है जब बिहार में चुनाव होने वाले होते हैं। और केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश में उन्हीं प्रदेशों की याद आती है उनको जहां पर चुनाव होने वाले हैं। नहीं तो मणिपुर 2 साल से जलता रहा। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे का भी वक्त मणिपुर के लिए क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। चुनाव होगा तो मणिपुर में भी दिखेंगे। उससे पहले मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है प्रधानमंत्री जी की नजर में। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आशीष जी कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। 45 साल में हाईएस्ट बेरोजगारी है पूरे भारत में और बिहार में तो उसकी चर्चा ही न करें। पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन में लोग पलायन करने को इतने मजबूर हैं। दूसरी बात आप देखिए कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग नीतीश जी भी बार बार करते रहे, लेकिन न तो मोदी जी सुनते हैं ना उनकी सरकार सुनती है। और आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार जी हाथ जोड़कर खड़े थे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए। मोदी जी ने उनको भी स्वीकार नहीं किया। तो आखिर किस नाम पे ये लोग इतना गाल बजाते हैं? ये बताइए ना, कहीं ये पीड़ा इस बात की तो नहीं कि ये जो सिवान और आसपास का जो इलाका है ये आप लोग के महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। यहां से बाहुबली शहाबुद्दीन हुआ करते थे। अब उनके गढ़ में नरेंद्र मोदी का आना, 24 जो विधानसभा सीट है उस पर पकड़ को मजबूत करने की क्या ये तस्वीर जो है वो रंजीत कुमार जी हम वो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री तो चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी रैली करेंगे, पैसे फूकेंगे, वो सब काम तो इनका है, वो करेंगे। लेकिन इस बार बिहार में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। बिहार की जनता को इन्होंने बार बार ठगा है और ऐसे ठगने वाले और छलने वाले लोगों को बिहार इस बार माफ नहीं करेगा। दूसरी बात कि बिहार इस बार बेरोजगारी पे बात करेगा, पलायन पर बात करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली पर बात करेगा और हर व्यक्ति को जो इन्होंने ऋण में धकेल दिया है, प्रति व्यक्ति ऋण पूरे देश भर में अपने चरम पर है।
तो इस बार हिसाब किताब इनका होगा। और ये जो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात अरे करते लेकिन हैं, रंजीत तो कुमार जी, करप्शन में तो इतने ये सारे डबल मुद्दे ट्रिपल हो गए। गिना दिए, लेकिन आपका जो अहम मुद्दा था वो तो बीजेपी ने छीन लिया, जातिगत जनगणना। अब आप उस पर बोल ही नहीं रहे हैं। बिहार का मतलब जाति। देखिए, जब जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की मांग की थी, हाँ। तो ये लोग कहते थे इससे देश टूट जाएगा, ये देशद्रोही लेकिन आप लोगों की मानते हैं मांग ना है, कि आपका भारत मुद्दा का- उन्होंने छीन लिया। नहीं नहीं आशीष जी, मैं वही बता रहा हूं। मेरे नेता ने सदन में कहा था कि इसी सदन में मैं जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करके दिखाऊंगा, और उन्होंने करवाया है वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग सीधे तौर पे काम नहीं करते, इनसे करवाना पड़ता है, इनको दबाव डालना पड़ता है। मतलब आप लोग और विपक्ष में ही विपक्ष रहना इस चाहते बार- हैं ताकि दबाव डाल के काम कराते रहे। विपक्ष में ही रहना चाहते हैं हमेशा ना। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में आने से न तो मीडिया और ना ही मोदी जी कोई अरे नहीं रोक मीडिया पाएंगे। क्यों रोकने वाली है? आप अपना चुनाव प्रचार करिए। आप 24/7 इलेक्शन मूड में होइए। देखिए आशीष जी, हाँ। कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा जी जो पहले वित्त मंत्री होते थे, उनका एक ठीक है, ट्वीट राहुल जी आपको को भी याद सुन होगा। लेते हैं। मैं आता हूं रंजीत जी, राहुल जी को भी सुन लेते हैं, फिर उत्पल जी मैं आपके पास आऊंगा। रंजन जी के भी पास आना है। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैंने पहले ही कहा था, अपने प्रारंभिक चर्चा में इस बात को कहा था कि विपक्ष जो है अपने डिक्शनरी को अपडेट नहीं करता है, और संविधान की जो पुस्तक है, जो जिसमें संविधान रची गई है, लिखी गई है, उसको एक पॉकेट डिक्शनरी के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी कि कह सकते हैं, अगर ठेठ भाषा में बिहारी शब्द में बोले तो कह सकते हैं वो एक लाल किताब है राजनीतिक भविष्यवाणी करने की, कि वो कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, लोगों को इससे ठग लेना है और अपनी सरकार को बनाने का प्रयास करना है, जो अक्सर विपक्ष के लोग करते हैं वो भविष्यवाणी को देखकर। देखिए, ये अक्सर बात उठाते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति अपने देश की निष्ठा पे सवाल उठाए, वो कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, उस पे जाना नहीं है, लेकिन नहीं, फिर उस भी पे ले जाता जाना हूं, नहीं, बस बिहार 10 पे सेकंड बात के लिए। करिए ना। देखिए ना, 24 जी। विधानसभा सीटें हैं, यहां पर एमवाई जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, सीवान और उसके आसपास। तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री के इस रैली और 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद यहां पर एनडीए की जो राह होगी, क्या वो आसान होगी? निश्चित तौर पे आशीष जी, देखा जाए तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और अब बिहार का जो परिवेश है वो जातिवाद से लगभग बाहर निकल चुका है। उसको प्रूफ किया जा चुका है। जब 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उस समय लगभग जाति का जो बैरियर था उस सबको तोड़ दिया गया था। सारी धर्म के लोगों ने मोदी जी को चुना था, और मोदी जी की जो गारंटी की जो योजना चली हमारे देश के अंदर, उसके बाद जब भी मोदी जी आए तो हमें बहुमत ही मिला। वो 15 के आंकड़े को छोड़ देते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे हमें उसमें बढ़ोतरी मिली, और हमारा बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो अक्सर अरे बढ़ा है। 15 आप की तो बात कर तस्वीरें देखिए। भी बड़ी खास थी। नीतीश कुमार साहब प्रशांत किशोर को गले लगाकर एकदम खुश थे। वो तस्वीर याद है क्योंकि उस समय मैंने एक डिबेट शो किया था, और उसके बाद प्रशांत किशोर अब उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। बात दूसरी है। बहरहाल रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इन तस्वीरों को देखकर जरा आप पूरा सियासी माहौल एक बार समझाइएगा। सर, ये जितना भी मेरे महागठबंधन के साथी है, उनको बौखलाहट है, उनको इन चीज से बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं। उनको बौखलाहट इस बात का है कि भारतवर्ष जो 140 करोड़ देशवासी है, उसमें खासकर जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। सबको पक्के मकान देने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है, वो पक्के मकान, इन्होंने तो गरीबी हटाओ का नारा लगा, लेकिन गरीब इनसे हट गए और हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने लगे। इनको गरीबी हटाते सत्ता से दूर हो गए। ये इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी को विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र के विरोध पे उतर जाते हैं। ये एक बार की बात नहीं है। इनको संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं है, इनको मीडिया हाउस पे भरोसा नहीं है, इनको विकास के किए गए कार्य के डाटा पे भरोसा नहीं है। जिस सड़क से चल के ये नोएडा के स्टूडियो में पहुंचते हैं, उस सड़क कैसे बनी उस पर बात ये नहीं करेंगे। ये जिस बिहार में सुरक्षा की भाव, जब बहन बेटियां हमारी 6 बजे 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो 11 बजे तक आज घूम रही है, वो इनको नजर नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरीके से देश समर्पित है, जिस तरीके से देश को उन्होंने वैश्विक पटल पे लेकर गए,
विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनाया, ये किसी से छुपा हुआ अरे नहीं ये है। बताइए ना रंजन जी, सीधे सीधे बताइए, MY समीकरण में सेंध लगाने में आप लोग कामयाब होंगे कि नहीं? एकदम महिला और युवा का हमारा समीकरण हमारे नेता ने बना दिया नहीं, है। यहाँ मुस्लिम तो और महिला यादव का युवा- मतलब था, MY का मतलब ये जाति और धर्म हमारे नेता के बीच में है ही नहीं। अरे हमने तो रंजन एक जी, नया ऐसा ना MY होता तो समीकरण दिया है। जातिगत जनगणना का आप लोग फैसला थोड़ी ना करते। जातिगत जनगणना का फैसला इसलिए किया गया है कि बहुत ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें उन जातियों को टारगेट करके हम लोगों को समृद्धि और लाभ पहुंचाना होता है। उनके लिए एक सरकार योजना कैसे बनाई, अरे इसलिए तो फिर उनको सरकार जब को भाई समझौता होना JDU चाहिए। और RJD की जब सरकार थी, नीतीश कुमार साथ आ गए थे, तब आप विरोध काहे कर रहे थे बिहार में जातिगत जनगणना का? आप लोग कभी नहीं करना चाहिए था। विरोध कभी नहीं किया। अरे हमने रुक जाइए, स्वागत अभी किया। उत्पल जी से पूछ हमारे लेते हैं। नेता उत्पल जी ने- जवाब दीजिएगा। हमारे नेता क्या ने- बीजेपी हमारे विरोध नेता में नहीं ने- थी? मुझे ध्यान में है, मुझे बिल्कुल ध्यान में है। आशीष भाई, अरे सुन लीजिए ना, भाई। रंजन जी अब सुन लिए भी ना। उत्पल जी बताइए ना आप। जी मेरा कुछ चंद सवाल है। तो अरे NDA पहले के इसका लोग जवाब हैं। दीजिए ना कि ये लोग विरोध में थे या नहीं थे जब आप लोग जातिगत वही तो- जनगणना करा रहे थे बिहार में? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यदि विरोध में नहीं है ये NDA के लोग, तो जो नीतीश जी के साथ में हम लोग जातिगत आधार पे जो रिपोर्ट, जातिगत आधार के रिपोर्ट पे जो आरक्षण की मांग खुद नीतीश जी के नेतृत्व में किया गया, उसको 9वीं अनुसूची में जाकर कर इसकी वैधता को क्यों नहीं संविधान में ये लोग शामिल करवा देते हैं? जरा इसको बता दें बिहार के लोगों को। अभी भी इसका जब फर्क हट जाएगा ना, तो छोटी पेट्रोल जाएंगे ये लोग अगर उसको कर सकते हैं। क्या हम इसके समर्थन मंत्री के सामने हो? उत्पल जी कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ना कटती है आती है, कटती है आती है। महेश दास जी, मैं आपके पास आता हूं, महेश दास जी के पास कम गया हूं। महेश दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, हम कांग्रेस के साथी को बताना चाहते हैं कि जब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कास्ट सर्वे हुआ, तो बिहार में ही आके राहुल गांधी जी उस पर सवाल उठाए थे। जब साथ थे तो क्रेडिट ले रहे थे, और जब साथ छोड़ दिए तो बिहार में आके सवाल उठा रहे थे कि फर्जी है। तो इन लोगों का चरित्र तो इस टाइप का है कि इनको विकास से कोई मतलब है नहीं। इनको सिर्फ जब चुनाव आएगा तो संविधान का डर दिखाना है और वोट ले लेना है। जब सत्ता आएगी तो दलितों पे अत्याचार करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा देंगे, बिहार में तनाव करवा देंगे। ये तो इन लोगों का इतिहास रहा है। तो बिहार की जनता तो अब शांति, अमन चैन शांति चाहती है, जो नीतीश कुमार जी के राज में और NDA की सरकार में मिल रही है लोगों को। और आप ये लोग बिजली की बात करते हैं, तो बिजली इस तरह से अभी आप किसी भी बिहार के एक सुदूर इलाका में भी पहुंच जाइए तो वहां आपको बिजली जरूर मिलेगा। 1-2 घंटे नहीं, 22 से 23 घंटा बिजली मिलती है। महेश दास जी, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। ये सवाल हालांकि टॉपिक से जुड़ा नहीं है, लेकिन मन में मेरी क्यूरियोसिटी थी और मैंने सोचा था कि जब बिहार पर डिबेट करूंगा तो JDU के प्रवक्ता से जरूर ये सवाल लूंगा। ये बताइए कि निशांत बाबू चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और उनके सुपुत्र हैं निशांत जी। निशांत जी पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वो कोई नौवीं फेल नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन ये फैसला उनको करना है, ये हम आप नहीं कर सकते हैं ना। ये फैसला उनको करना है। हम कार्यकर्ताओं की तो चाहत होगी कि क्यों नहीं आए, एक पढ़े लिखे इंसान राजनीति में तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है, अंततः फैसला लेना है निशांत जी। ठीक है, रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर। चरित्र की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि वो संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये कैसा चरित्र है, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। दूसरी बात कि रंजन जी को मैं सुन रहा था, उनसे एक सवाल है मेरा। कहा जाता है घर में आग लगी घर के चिराग से। पिछले बार तो हनुमान बन के गए थे और नीतीश जी की लंका में आग लगा डाला था। इस बार वो फिर कह रहे हैं 243 सीट पर लड़ेंगे। तो क्या इस बार भी नीतीश जी की लंका में ही आग लगानी है क्या? नहीं, अब तो मन बदल लिया है। रंजीत कुमार जी, जहां तक मेरी जानकारी है मन बदल लिया।
लेकिन चूंकि सवाल रंजन सिंह जी से है तो जवाब भी रंजन सिंह जी ही दें। रंजन सिंह जी बताइए। हमारे नेता 243 की बात इस परिप्रेक्ष्य में बोले कि हम लोग गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे वो कार्यकर्ताओं को एक तरह से मैसेज दे रहे थे। वो अपने कार्यकर्ता को रिचार्ज करते हुए, रीजनरेट करते हुए उन्होंने बोला कि भाई आप 243 के लिए तैयार रहो, गठबंधन में जितनी सीटें पे हमारी उम्मीदवारी होगी वो तो हम जीतेंगे या उस पर तो काम नहीं करना है, लेकिन जो बाकी के सीटें अन्य हमारे गठबंधन के अन्य घटक दल होंगे उनके प्रत्याशी को भी आपको उसी मनोदशा और उसी मनोभाव से मदद करनी है जिस तरीके से आपको। अरे रंजन जी काहे नहीं बोलते कि 33 सीट अगर मिल जाती है तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे? खुल के बोलिए। सर हम लोग किंग रहेंगे, किंग मेकर तो बात ही नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी किंग रहेंगे। किंग तो नीतीश कुमार रहेंगे, मेकर की भूमिका में आप आ जाएंगे। अब ऐसी बात है सर कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन हमारी भूमिका भी और हमारे उन्हीं के अनुभव और हमारे नेता का जो सोच है उसका समागम का सरकार देखने को मिलेगी। तो सरकार ही हमारी रहेगी ना सर। सरकार ही आपकी रहेगी। सुन लीजिए रंजीत कुमार जी, जवाब आ गया होगा आपके पास। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अभी तो इनका टेलर आया है और वो कहते हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे और ये। अरे रंजन जी कोई खुल के थोड़ी ना बोलेगा कि मैं किंग मेकर की भूमिका में आना चाहता हूं। आप वरिष्ठ आदमी हैं, राजनीति में कई बातें कही नहीं जाती, लेकिन कई बातें हाव भाव से समझाई और बतलाई जाती हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं किंग मेकर की भूमिका में आऊंगा, लेकिन पटकथा जो है वो किंग मेकर की भूमिका वाली ही है। राहुल जी भी कुछ कह रहे थे। राहुल जी प्लीज। जो बातें आप कर रहे हैं ना, उस बातों में अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल कहना लाजमी होगा कि तेरी बातों ने ऐसे उलझा दिया, लेकिन इस चीज में उलझना नहीं है। और इस बात को सुलझे हुए तरीके से अगर निकला जाए तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि हम हर तरह से हर मोर्चे पर तैयार हैं। और जो हमारे गठबंधन के जो साथी हैं, जो हमारे पार्टी के जो अलायंस के जो पार्टनर हैं, जिसको पांच पांडव के नाम से आप जान रहे हैं, वो अर्जुन को बैठाकर रथ पे श्री कृष्ण की है ना कि जब अर्जुन को जब सिखाया जा रहा था, जब बाण चलाने की प्रेरणा दी जा रही तो की बातें की जा रही, उनसे पूछा गया था गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सबने बताया हमें मछली दिख रहा है, हमें मछली दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि हमें वो आंख दिख रहा है, क्योंकि जहां निशाना लगाना था वो हमें दिख रहा है। तो हमें पता है कि हमें आने वाले समय में क्या करना है और कैसे सबको लेकर चलना है। और ये जो आप जो उत्साह और जो उमंग और जो लोगों की जो यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत मजबूत संदेश है कि फिर से एक बार नीतीश सरकार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो एनडीए की हम बातें कर रहे हैं, और इसकी जो मुखिया हैं हमारे, यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हमारे बीच में खड़े हैं। उनके आजू बाजू राहुल जी आपने महाभारत का तो उदाहरण दे दिया, पांडव भी बता दिया। अब ये जरा बताइएगा कि धृतराष्ट्र इसमें कौन है? मैं बता देता हूं, धृतराष्ट्र वहां लालू जी हैं, जो अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर अपने पुत्र को सत्ता में स्थापित करने के लिए विचलित हैं। नहीं, वो तो गांधारी थी। कुछ दिन पहले जो एक तस्वीर अरे वो गांधारी थी, तस्वीर आई थी। और अरे रंजीत, अरे सुन लीजिए, धृतराष्ट्र थोड़ी ना आंखों पे पट्टी बांधने थे, गांधारी बांधी थी ना। आवाज कट रहा था आपका। मैं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र जी ने थोड़ी ना आंखों पर पट्टी बांधी थी, गांधारी ने बांधी थी ना। ठीक है, तो वो अंधे थे तो फिर चीजों को समझते थे, लेकिन डिसीजन सही नहीं ले पाते थे। डिसीजन जब वो सही नहीं ले पाते थे तो उसका एक जीता जाता उदाहरण देखने को मिला है आज से कुछ दिन पहले, जब लालू जी का जो जन्मदिन था और जिस मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वो जो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कैसे बाबा भीमराव अंबेडकर का तस्वीर उनके पांव के सामने रखा गया था। तो ये वही चीज है, वो अंधे जरूर है, लेकिन जो उनको बता रहा है वो भी वही है। अरे भीष्म पितामह किसको बना रहे हैं? अब देखिए, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। सवालों के जवाब में आपको पता चलेगा कि कौन में जा रहे हैं, भीष्म पितामह कौन है। ये हमारे सारे पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि कौन भीष्म पितामह इस पूरे बिहार के चुनाव में बनने जा रहा है। भीष्म पितामह नहीं है,
हमारे बीच कोई भीष्म पितामह नहीं, आशीष जी। हम जो 5 पांडव हैं बिल्कुल यूनाइटेड हैं। हाँ, भीष्म पितामह का रोल कौन अदा करेगा वो मैं बता सकता हूं, कांग्रेस की तरफ से। कैसे होगा मैं वो भी बताता हूं। क्यों होगा? क्योंकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो शुरू होने वाली है ना आने वाले समय में, जो 70 सीट की मांगे की जा रही है, वो निश्चित तौर पे वही होगा। सब कुछ देखते हुए भी इनको पीछे हटना पड़ेगा और जाकर कहना पड़ेगा कि हमें शहीद कर दो, हमें तीर नहीं, मार दो, लेकिन भीष्म लेकिन हम पितामह लड़केंगे तो वहीं पे। महाभारत में वो कैरेक्टर थे जिन्होंने अपना पाला बदल दिया था बाद में। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, व्यक्तिगत हो जाएगा किसी के ऊपर। मैं यहां पर महेश दास जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा बिहार की राजनीति को लेकर। एक दौर वो भी था, चूंकि अब चर्चा चल गई है तो थोड़ा सा बात आगे लेकर जाए, कि एलजेपी जो थी, जिसकी बात अभी प्रोफेसर साहब कर भी रहे थे, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार जी में और चिराग पासवान जी में टकराव खुलकर तो नहीं हुआ, लेकिन शब्दों के माध्यम से वो देखा गया है। लेकिन इस बार एक साथ लड़ना चाहते हैं। पिछली बार अलग रख के देख लिया, नुकसान हुआ। इस बार साथ आना चाहते हैं। महेश दास जी, देखिए, हम लोगों ने तो लोकसभा चुनाव में भी आपको एकजुटता दिखा चुके हैं बिहार की जनता को। तो इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल जी ने बताया है कि हमारी पांचों जो अलायंस के पार्टनर हैं वो सभी 243 सीटों पे सभी लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। ये नहीं कि हमको किसी पार्टी को इतना सीट मिल गया तो हम उसी सीट तक सिर्फ सीमित हैं। और चिराग पासवान जी का जो कहना था 243 सीट, वो उनका ये स्पष्ट कहना था कि 243 सीट पे हम लोग सभी जो भी कैंडिडेट हो, हमारे सभी अलायंस के पार्टनर मिलकर लड़ेंगे। तो ये एक साफ संदेश है बिहार के लिए। और जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और जिस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है, तो बिहार की जनता भी अस्वस्थ है। और इन लोग और जो ये लोग बार बार जो नीतीश कुमार जी पे स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी जी आते हैं और नीतीश जी जब साथ दिखते हैं तो महागठबंधन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए इन लोग हमेशा उत्पल जी से जवाब ले लेते हैं। उत्पल जी, आप लोग का स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्या? आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर महेश दास जी आपके ऊपर कि जब आप नीतीश जी को और नरेंद्र मोदी जी को साथ देखते हैं तो आप लोग का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसा है क्या? उत्पल जी को आवाज नहीं आ रही। चलिए रंजीत जी, इस पर आप ही जवाब दे दीजिए। ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी ने ही सारी बातें की थी। आपको ध्यान होगा कि जब वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कोई ऐसा अपशब्द नहीं था जो नहीं कहा था। तो ये उनकी फितरत है। हम लोग किसी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाते। हाँ, ये सरकार अचेत अवस्था में है, ये बात जरूर करते हैं। दूसरी बात देख लीजिए कि भले ही ये जितना जुमला गढ़ ले, इस बार बिहार की जनता बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है, पलायन पे सवाल पूछ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशा पे सवाल पूछ रही है। ये पूछ रही है कि 20 वर्षों तक आपका शासन रहा तो एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया? इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, इन मुद्दों पर चुनाव होगा और बिहार में बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र इस बार काम नहीं कर पाएगा। कोई भी षड्यंत्र जो है वो काम नहीं करेगा। राहुल आनंद जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। देखिए अजय जी, जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं जो बातों को कह रहे हैं, उसमें आप दो चीज को गौर करने की जरूरत है। उनकी जो वर्डिंग रहती है वो एक ही रहता है कि कुछ नहीं किया बिहार के लिए, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। लेकिन जो बिहार की जो आज की डेट में जो दशा दिखती है, आप लोग भी बिहार से जुड़े हुए हैं, आप भी बिहार आते होंगे, या देश का कोई भी व्यक्ति जब बिहार आता होगा तो निश्चित तौर पे इस चीज को देखता होगा कि बिहार में कितना परिवर्तन हो चुका है। और जो बेरोजगार की बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बेरोजगारी का जो दर है अभी फिलहाल लगभग 5% के आसपास है। अगर बिहार की योजनाओं में अगर बात करें तो कृषि रोड मैप, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक साथी ने कहा था कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि को लेकर जो योगदान दी गई है, जो कृषि को लेकर जो बढ़ावा दिया गया है, जिसमें किसानों के लिए हर खेतों में जो पंप लगाए गए हैं, और जो जीडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान बिहार का जो रहता है हमेशा, क्योंकि हर वक्त जो फसलें उगती है निश्चित तौर पर बिहार में ज्यादा होती है, जो लक्ष्य रखा जाता है परचेस करने का, वो लक्ष्य से ज्यादा यहाँ पे चीजों को खरीदा जाता है। तो देखिए, ये कहे कुछ भी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बिहार में सच में बदलाव नहीं हुआ है?
ये अपने आप में मंथन करने का है। ये मैं नहीं कहता। मैं अगर आज कहूंगा तो फिर मैं अपने पार्टी का पक्ष रखता हूं। आपके दर्शक बस एक मिनट, आपके दर्शक जो देखते होंगे वो आत्ममंथन करें कि 2005 के बाद जो बिहार बढ़ा है, आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार जी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वही लिए चलते हैं। अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर से मैं डिस्कशन में वापस आऊंगा। संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है, और हम लोगों को जब मिला शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया, और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है, हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली, और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है। इनकी